गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जीवों के अंतर्जातीय संबंध, इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जीवों के जो अंतर्जातीय संबंध है उसमें दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में संबंध बनते हैं। ये संबंध जो हैं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, सहयोगी संबंध और असहयोगी संबंध, कोऑपरेटिव रिलेशंस एंड नॉन कोऑपरेटिव रिलेशंस। देखिए, यहाँ हम जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे इन संबंधों को समझने के लिए, उसमें मूल रूप से हम तीन प्रकार के जो है चिन्हों का प्रयोग करेंगे और उन चिन्हों के बारे में मैं आपको पूर्व में बता रहा हूँ। देखिए, पहला चिन्ह है जीरो। तो जीरो का मतलब है कि इसमें कोई भी अगर जीरो का चिन्ह है तो इसका मतलब है ये जाति इस संबंध में, अंतर्जातीय संबंध में अप्रभावित है। अगर धनात्मक चिन्ह है, प्लस का निशान है, तो इसका मतलब है इस जाति को इस अंतर्जातीय संबंध के दौरान लाभ की स्थिति रहती है। और अगर माइनस का चिन्ह है यानी ऋणात्मक चिन्ह है तो इसका मतलब है इस जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अंतर्जातीय संबंधों का, और इसमें अंतर्जातीय संबंधों के दौरान इस जीव जाति को हानि होती है। तो सबसे पहले हम सहयोगी संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो अंतर्जातीय संबंध है उसमें उदासीनता आती है। ये दो जीव जातियों के बीच में इस प्रकार का संबंध है जिसमें कोई भी जाति किसी भी दूसरी जाति को प्रभावित नहीं करती है, दोनों जीव जातियाँ अपने अपने हिसाब से जीवन यापन करती है। दूसरा जो हमारा सहयोगी संबंध है वो है सहोपकारिता का संबंध है, जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। सहोपकारिता के अंदर दोनों जीव जातियों को, जैसा कि आप स्क्रीन पे चिन्ह देख रहे हैं, प्लस प्लस है, जाति ए में भी और जाति बे में भी। तो इसका मतलब है दोनों जीव जातियों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ की स्थिति रहती है। इस संबंध को हम मूल रूप से जो है दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं अविकल्पी सहोपकारिता होती है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, और दूसरा होता है विकल्पी सहोपकारिता, जिसको फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अविकल्पी सहोपकारिता के बारे में मैं आपको बता दूं कि अविकल्पी सहोपकारिता इस प्रकार दो जीव जातियों के बीच में इस प्रकार का संबंध है जो दोनों जीव जातियों के लिए बाध्यकारी होता है। अगर दोनों जीव जातियाँ इस संबंध को तोड़ के अलग होती हैं तो दोनों जीव जातियाँ अपना जीवन जी नहीं पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो अविकल्पी सहोपकारिता ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों के बीच में एक बाध्यकारी संबंध होता है, जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ की स्थिति होती है। इसमें मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल बताऊंगा, जिसमें पहला एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी कुल के जो है पौधे और उनकी जड़ों में रहने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं उनके बीच का संबंध, जो कि बिल्कुल ऑब्लिगेटरी होता है, अविकल्पी होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसमें देखिए, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे हैं, जिनको फलीदार जो है हम पौधे भी कहते हैं, मटर कुलीय जो पौधे हैं, इनकी जड़ों के अंदर गांठों के रूप में नाइट्रोजन स्त्रीकारक जो है बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया रहते हैं, जो चूँकि हमें मालूम है कि पौधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपभोग नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में जो इनकी जड़ों के अंदर गांठों के रूप में जो राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्त्रीकारक बैक्टीरिया रहता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपभोग करके उसको नाइट्रेट में बदलता है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर ये पौधे को प्राप्त कराता है। बदले में पौधा भोजन बनाता है और उस भोजन का दोनों उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार का बाध्यकारी संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों को पारस्परिक आदान प्रदान के तहत लाभ की स्थिति रहती है। दूसरा संबंध अगर हम समझें तो देखिए, हरित हाइड्रा और शैवाल के बीच में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध देखने को मिलता है जो कि बाध्यकारी होता है। इसी प्रकार दीमक और उसकी आंत में रहने वाला जो सहजीवी एक कोशिकीय फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स होता है, जिसको हम ट्राइकोनिम्फा कहते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। इस संबंध में देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है, चूँकि दीमक जो है उसके भोजन के अंदर मूल रूप से जो है लकड़ी होती है, और लकड़ी के अंदर मूल रूप से सेल्यूलोज नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसका पाचन मुश्किल होता है, और इसके पाचन के लिए सेल्यूलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, और ये सेल्यूलेज एंजाइम दीमक के अंदर संश्लेषित नहीं होता है। जो दीमक की आंत के अंदर जो एक कोशिकीय फ्लैजिलेट प्रोटोजोन ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है, ये सेल्यूलेज एंजाइम का स्त्रवण करता है और सेल्यूलोज का पाचन करता है, और बदले में दीमक से भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार ये भी एक बाध्यकारी संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ की स्थिति रहती है।
इसी प्रकार एक और बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण जो है अविकल्पी सहोपकारिता का सिलेंट्रेट वर्ग का एक जीव है सी एनिमोन, और आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है हर्मिट क्रेब। तो सी एनिमोन और हर्मिट क्रेब के बीच में भी कुछ इसी प्रकार का संबंध देखने को मिलता है। तो इसमें भी जो है बाध्यकारी संबंध है, और इसी प्रकार इसका दूसरा जो प्रकार है वो विकल्पी सहोपकारिता या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म है। इसको हम आदि सहजीवन या मूल सहयोग भी कह सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, पहले तो इसको विकल्पी सहोपकारिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दो जीव जातियों के बीच में इस प्रकार का बाध्यकारी संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ होता है। अगर दोनों जीव जातियाँ अलग भी हो जाती हैं तो दोनों जीव जातियों के जीवन को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। देखिए, गाय, भैंस तथा मवेशियों की त्वचा पर कुछ परजीवी कीड़े पाए जाते हैं, और ये परजीवी कीड़े उनकी जो है त्वचा पर चिपके रहते हैं, और इन परजीवी कीड़ों को कोए, चिड़ियाँ आदि इनके शरीर से छुड़ाकर खाती हैं। तो इससे जो है कोए और चिड़ियाओं को तो पोषण प्राप्त होता है, साथ ही जो मवेशी हैं उनको परजीवी कीड़ों के शोषण से और उन त्वचीय उत्तेजना से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार ये बाध्यकारी ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ होता है। साथ ही एक बहुत अच्छा उदाहरण और भी है। देखिए, मगरमच्छ तालाबों और नदियों के किनारों पर आकर अपना मुंह फाड़ के जो है पड़े रहते हैं, और चूंकि ये मगरमच्छ मछलियां खाते हैं तो इनके मुंह के जो दांत हैं उनके अंदर जो है मछलियों के मांस के टुकड़े फंसे रह जाते हैं। कुछ छोटी मछली खाने वाली जो चिड़ियाएँ होती हैं वो इनके मुंह के अंदर, फाड़े हुए मुंह में बेखौफ अंदर चली जाती हैं, और इनके दांतों से उन जो है मछली के मांस के टुकड़ों को छुड़ाकर, तो इसमें चिड़िया को तो पोषण प्राप्त हो जाता है और मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है। इस प्रकार ये हम म्यूचुअलिज्म के दो प्रकार पढ़ चुके हैं, और उनके मैंने दो तीन उदाहरण भी आपको बताएं। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। और इसका जो है आप चिन्ह देख रहे हैं, एक जाति के लिए प्लस का चिन्ह है, दूसरी जाति के लिए जीरो का निशान लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये जो संबंध है एक जाति के लिए लाभकारी है और दूसरी जाति जो है वो अप्रभावित है इस संबंध से। मतलब इस प्रकार का संबंध है जिसमें दोनों जीव जातियों में से किसी भी जीव जाति को हानि नहीं होती, लेकिन लाभ केवल एक जीव जाति को रहता है, दूसरी जाति को न लाभ और न हानि की स्थिति रहती है। इसका हम उदाहरण समझते हैं। देखिए, कमेंसलिज्म का बहुत ही अच्छा उदाहरण है शार्क मछली और चूसक मछली के बीच का संबंध। शार्क एक बड़ी मछली है जो कि समुद्रों में पाई जाती है, और ये शार्क जो मछली है इसके त्वचा के पिछले भाग में या कहीं पे पर भी इसमें चूसक मछली अपने हुक्स की सहायता से उसमें जुड़ जाती है उनसे, और इससे शार्क मछली को किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होती है, न उसको लाभ है। तो इस प्रकार वो तो अप्रभावी रहती है इस संबंध में शार्क मछली, जबकि चूसक मछली, शार्क मछली चूँकि तेज़ी से तैरती है तो शार्क मछली के साथ साथ ये तेज़ी से तैर के समुद्र के विभिन्न भागों तक जाती है और अपना पोषण प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार एक और भी एक एग्जाम्पल मैं आपको सहभोजिता का बताना चाहूँगा। जिस प्रकार देखिए, आपको मालूम है चारे वगैरह के अंदर या घास के अंदर, छोटे छोटे पौधों के अंदर मवेशी, गाय, भैंस आदि चरते हैं, तो ये इन पौधों को हिलाते हैं। तो इन पौधों के अंदर जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और इन कीट पतंगों को उनके मवेशियों के पीछे रहने वाले बगुले, चिड़ियाँ, कोए आदि खाते हैं। तो इसमें मवेशी को न लाभ और न हानि की स्थिति है, और जबकि बगुले, चिड़िया जो आदि जो है मवेशियों के पीछे रहते हैं वो इन जो इनके मवेशियों द्वारा जो हिलाई जाने वाले पौधे हैं उनसे निकलने वाले कीड़े पतंगों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए ये लाभ की स्थिति है। देखिए, ये तो हमने आज देखा सहयोगी संबंधों के बारे में, दो विभिन्न जातियों के बीच में सहयोगी संबंध। अब दो विभिन्न जातियों के बीच में असहयोगी संबंधों की भी चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहला संबंध हम प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस का है। तो इसमें आप जैसा कि चिन्ह देख रहे हैं, एक जो है ऋणात्मक चिन्ह है माइनस का और एक जीरो
का है, तो इसका मतलब यह है कि एक जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूसरी जाति पूर्णतया अप्रभावित रहती है। तो इस प्रकार की स्थिति में हम देखिए, इसका उदाहरण हम बता रहे हैं। देखिए, कवक और बहुत सारे कवक और बैक्टीरिया द्वारा कुछ इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं जो अन्य हानिकारक बैक्टीरिया या कवकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं पेनिसिलियम नोटेटम कवक के रूप में देना चाहता हूं। जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक है उससे पेनिसिलिन नामक रसायन प्राप्त किया जाता है, और ये पेनिसिलिन जो रसायन है ये बहुत से हानिकारक बैक्टीरियाज को नष्ट करता है। इसी प्रकार स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन आदि भी जो रासायनिक पदार्थ हैं जो कवक और बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी रोगकारक बैक्टीरिया के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम इसका प्रतिजीविता का समझ सकते हैं। देखिए, कुछ तालाबों में माइक्रोसिस्टिस नामक नीला हरा शैवाल पाया जाता है, और ये शैवाल बहुत विषैला होता है क्योंकि इस शैवाल से एक विषैला पदार्थ स्रावित होता है। उस विषैले पदार्थ का नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये हाइड्रोक्सिल एमीन इस तालाब में पाई जाने वाली मछलियों के लिए और इस तालाब से जो पानी पीने वाले जो पशु हैं उनके लिए हानिकारक होता है। ये उनकी मृत्यु कर देता है। तो इस प्रकार ये संबंध भी क्या है कि इसमें जो माइक्रोसिस्टिस कवक है वो उस पर तो किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो उस तालाब में रहने वाली मछलियाँ और उस तालाब से जो जल पीने वाले मवेशी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनके लिए हानिकारक संबंध है। इसी प्रकार दूसरा असहयोगी संबंध में हम परजीविता या पैरासिटिज्म को देखते हैं। ये भी आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह है। तो इसका मतलब है कि ये एक जाति के लिए लाभकारी स्थिति है, लाभकारी संबंध है, और दूसरी जाति के लिए हानिकारक है। सामान्यतः हम देखते हैं ये परजीवी के लिए लाभकारी होता है और जो उसका पोषक है उसके लिए हानिकारक होता है। सामान्यतः पोषक का आकार बड़ा होता है, परजीवी का आकार सामान्यतः छोटा होता है। परजीविता को भी हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। बाह्य परजीविता, जिसको बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाने वाले जंतुओं को हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अंतः परजीवी के रूप में पाए जाने वाले जंतुओं को हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। बाह्य परजीवी के रूप में हम देखते हैं कि ये बाह्य परजीवी होते हैं, ये अपने पोषक जंतुओं की त्वचा के ऊपर बाहरी तरफ पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जूं, खटमल, मच्छर आदि ये बाह्य परजीवी के उदाहरण हैं। ये पोषक के बाह्य शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट जो हैं ये पोषक के शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर रहते हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम फीताकृमि जो है सूअर की जो है आंत में भी रहता है और मनुष्य में भी रहता है। इसी प्रकार टीनिया सेजिनाटा, और इसी प्रकार मलेरिया का जो पैरासाइट है प्रोटोजोअन, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, ये भी आप समझते हैं कि मानव की आरबीसी में और मानव की लीवर सेल्स को नुकसान करता है, उनके अंदर रहता है। इसी प्रकार एंट अमीबा जो है मनुष्य में रोग करता है, ये भी मानव की छोटी आंत में, बड़ी आंत में जो पाया जाता है। इसी प्रकार एस्केरिस निमेटोड संघ के जंतु, और इसी प्रकार जो है फेसियोला हिपेटिका जिसको हम यकृत प्रणाभकर्मी कहते हैं, ये भेड़ों की जो यकृत और यकृत नलिका के अंदर पाया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, और इसमें पोषक के लिए हानिकारक क्रिया है और परजीवी के लिए लाभकारी क्रिया है। इस प्रकार अगला जो हमारा असहयोगी संबंध है वो है परभक्षण, प्रीडेशन। ये सामान्यतः ये एक ऐसी क्रिया है जो मांसाहारी और शाकाहारी जीवों के बीच में चलती है, और इसमें मांसाहारी जीवी को तो शाकाहारी जो जंतु है उसके जो है उसको मारकर खा जाता है, जिससे उसको तो पोषण प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो शाकाहारी जंतु है उसका जीवन समूल नष्ट हो जाता है। तो देखिए, परजीविता और परभक्षण में ये मूलभूत अंतर ये भी है कि परजीवी अपने जो है पोषक जीव जो है उससे केवल उतनी मात्रा में पोषण प्राप्त करता है जितनी मात्रा में उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, इसलिए वो एकदम से जो है पोषक को हानि नहीं होती है और मरता नहीं है। जबकि परभक्षण के अंदर एक ही बार में मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव का भक्षण करके उसको समाप्त कर देता है, जैसे एक शेर जो है खरगोश या हिरण को खा के उसको समाप्त कर देता है। और अगला और लास्ट जो असहयोगी संबंध है वो हमारा है प्रतियोगिता, कंपटीशन।
जैसा कि इसमें आप स्क्रीन पे चिन्ह देख रहे हैं, इसमें माइनस माइनस है, ऋणात्मक चिन्ह है। इसका मतलब है कि जो स्पर्धा की भावना है वो दोनों ही जीव जातियों के लिए हानिकारक होती है। और ये जो अंतर्जातीय संबंध है, दो विभिन्न जातियों के बीच में जो होने वाली स्पर्धा है, ये सामान्यतः शाकाहारी जीवों में भी पाई जाती है और मांसाहारी जीवों में पाई जाती है। शाकाहारी जीवों में भी ये मूलभूत रूप से पोषण के लिए, आवास के लिए हो सकती है, और शाकाहारी जीवों की तुलना में ये जो स्पर्धा की जो भावना है मांसाहारी जीवों में बहुत ही घातक रूप से होती है और बहुत ही तीव्र होती है। इस प्रकार प्रतियोगिता में दोनों जीव जातियों के लिए ये हानिकारक होता है। थैंक यू।